अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का अगला पोर्शन, पार्ट नंबर 3 है ये। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जिसमें ब्रीथिंग का वर्क आ जाता है, उसके अलावा आपकी पुलमोनरी कैपेसिटीज़ आ जाती हैं, उसके वॉल्यूम्स आ जाते हैं और इसको आप कैसे मेजर करते हैं, ये सारा आज हम देखेंगे। सबसे पहले तो आपको जो एक चीज़ का पता होना चाहिए वो ये है कि कंडक्टिंग जोन और रेस्पिरेटरी जोन क्या होता है। कंडक्टिंग जोन जो है वो ट्रेकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक होता है। ट्रेकिया टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक, ठीक है। और जो आपका रेस्पिरेटरी जोन है वो किसके दरमियान आता है, वो आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्व्यूलर सैक्स तक, मतलब एल्व्यूलाई तक आ जाता है, ठीक है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें आपको प्रेशर इन दी ऑक्लूडेड एल्विलाई, मतलब कि आपको प्रेशर का इफेक्ट जो है सरफेस टेंशन के ऊपर क्या आता है, ये सारा आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये सरफेस टेंशन के कम हो जाने से क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेशर जो है वो सरफेस टेंशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। अब क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लंग्स में उसके पैसेज वेज वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं तो उससे क्या होगा कि इसकी जो वो बहुत ज़्यादा एयर के ऊपर प्रेशर लगाता है एल्विलाई, उसको पुश करने की कोशिश करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल साइज एल्विलाई, मतलब जिस एल्विलाई के अंदर जो है वो सरफेक्टेंट मौजूद होता है, जिस एल्विलाई के अंदर सरफेक्टेंट होगा वो उसका प्रेशर जो है वो बहुत डिक्रीज़ कर देगा, ठीक है। वो 4 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कर देगा प्रेशर, ठीक है। और अगर उसके अंदर से प्योर वाटर होगा एल्विलाई के अंदर तो वो जो है वो उसका 6 जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है, 18 सेंटीमीटर तक कर देता है, सेंटीमीटर ऑफ वाटर तक कर देता है प्रेशर, ठीक है, एल्विलाई के अंदर। तो वो कहते हैं कि जो सरफेक्टेंट है ये सरफेस टेंशन को बहुत रिड्यूस कर देता है, सरफेस टेंशन को जो आपका ये सरफेक्टेंट है ये बहुत रिड्यूस कर देता है, और ये प्योर वाटर जो है ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देता है, 4.5 टाइम्स बढ़ा देता है, ठीक है। तो सरफेक्टेंट का ये यूज़ आ गया। अब हम देखते हैं कि ये जो हमने फार्मूला लिखा है इसका क्या यूज़ है, किस तरीके से आप इसको डील करते हैं। अगर एल्विलाई का रेडियस बढ़ जाता है, रेडियस बढ़ गया है तो प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर कम हो जाएगा। अगर सरफेस टेंशन बढ़ रही है, ठीक है, तो प्रेशर भी बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो सरफेस टेंशन है ये अगर सरफेक्टेंट की कमी हो गई है, सपोज़ आपकी सरफेक्टेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा, सरफेक्टेंट कम हो गया है, ठीक है, सरफेस टेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, ठीक है, प्रेशर जो है वो भी बढ़ जाएगा एल्विलाई के अंदर, वो बढ़ जाएगा, तो प्री मेच्योर बर्थ के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। लंग्स कोलैप्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और इससे जो कंडीशन होती है उसको आप कहते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या आप इसको हेलाइन मेम्ब्रेन डिजीज़ भी कहते हैं। और इसमें चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं क्योंकि सरफेक्टेंट ही कम हो गया, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, सिनेरियो बेस में आपको आ सकती है, ये वो सरफेक्टेंट के टॉपिक में रह गई थी बात जो अब आपको मैंने बता दी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्क ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है, कि ब्रीथिंग का वर्क कैसे किस पे डिपेंड करता है, क्या है। 3 टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि 3 किस्म के वर्क्स होते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं कौन कौन से वर्क्स होते हैं। उससे पहले हम देखते हैं कि स्टेप ऑफ एक्सटर्नल ब्रीथिंग, ठीक है, ये एक्सचेंज का जो मैकेनिज़्म है वो क्या होता है। तो सबसे पहले जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पुल्मोनरी वेंटिलेशन के, ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले होती है जी ब्रीथिंग, सांस लेते हैं, ठीक है, ब्रीथिंग हुई। उसके बाद जो है वो आपने एक्सचेंज करवाया, एक्सचेंज हुआ गैसेस का, फिर ट्रांसपोर्ट हुई,
उसके बाद जो है फिर दोबारा एक्सचेंज हुई। ये जो है वो होते हैं 4 प्रोसेस जो पुल्मोनरी वेंटिलेशन। और पुल्मोनरी वेंटिलेशन जो है याद रखिएगा कि ये पैसिव प्रोसेस है, ठीक है। और उसके अलावा अब हम देखते हैं कि इसकी जो ब्रीथिंग का वर्क है वो कैसे किस पे डिपेंड करता है। ओके, अब हम देखते हैं कि वर्क ऑफ ब्रीथिंग क्या होता है। वर्क ऑफ ब्रीथिंग, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि 3 टाइप ऑफ वर्क्स होते हैं, ठीक है। एक होता है कंप्लायंस वर्क। इसमें क्या होता है कि लंग्स को एक्सपेंड करते वक्त जो चेस्ट वॉल की कैविटी जो फोर्स अप्लाई करती है उसके अगेंस्ट जो वर्क करना पड़ता है हमारे लंग्स को, उसको आप कंप्लायंस वर्क कहते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये 65% होता है, ठीक है। 65% ये वर्क होता है। उसके बाद दूसरा वर्क होता है आपके पास, इसको इलास्टिक वर्क भी कहते हैं, ठीक है, इलास्टिक वर्क। उसके बाद है टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क। टिश्यूज़ को आपकी विस्कोसिटी के अगेंस्ट जो है वो वर्क अप्लाई करना पड़ता है, इसको टिश्यू रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं। और ये जो है वो 7% जो है वो टोटल वर्क्स में होता है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है एयरवे रेजिस्टेंस वर्क। एयरवे रेजिस्टेंस वर्क मतलब कि आपकी जो एयर वेज हैं उनके ऊपर जो एयर जब वो पास कर रहा होता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एल्वियोलाई में से, तो तब जो वर्क अप्लाई करना पड़ता है वो जो है उसको एयरवे रेजिस्टेंस वर्क कहते हैं। और ये 28% होता है, ठीक है। तो ये टोटल आपका 100% वर्क हो गया। अब हम देखते हैं कि कितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड होती है इसके लिए। तो एनर्जी आपको जो रिक्वायर्ड होती है टोटल ये ब्रीथिंग के प्रोसेस के लिए है वो 3 से 5% जो है वो टोटल एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसका हिस्सा होता है। अगर एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज ज़्यादा होगी तो 50 फोल्ड ये जो है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। 50 फोल्ड्स जो है ये इंक्रीज़ कर जाएगा। और जो वो कहते हैं कि अगर कोई बंदा है जिसमें रेजिस्टेंस कंप्लाइंस वगैरह जो है वो कम है, कंप्लाइंस कम है या पुल्मोनरी वेंटिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है, वो कहते हैं ये इस पर्सन में जो है इसमें भी जो है वो एनर्जी का एक्सपेंडिचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो गया। और जो आपने याद रखना है वो ये है कि यही लिमिटेशन फैक्टर्स होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है कुछ एबनॉर्मेलिटीज़ के अंदर और कुछ एक्सरसाइज के अंदर जो है वो एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा, ठीक है। सो ये हमने वर्क ऑफ ब्रीथिंग भी देख लिया। अब हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। ओके, अब हम देखते हैं कि कंप्लाइंस का क्या रोल, बूढ़े लोगों में कंप्लाइंस कैसे कम हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और जो बूढ़े लोग होते हैं उसमें उनमें जो है वो कंप्लाइंस जो है वो बढ़ जाती है, ठीक है। फाइबर इलास्टिक जो फाइबर्स होते हैं वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं, ठीक है। इलास्टिक फाइबर्स जो है वो लेस इलास्टिक हो जाते हैं, ठीक है। और जो आपका हाइड्रोथोरिक्स है वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। फाइब्रोटिक पाथवे जो फाइब्रोटिक पाथवे हैं वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा जो आपको पता होना चाहिए वो ये है कि बकेट हैंडल और पंप हैंडल वगैरह क्या होते हैं, ये कभी कभी वाइवा में पूछ लेते हैं। बकेट हैंडल और दूसरे नंबर पर है पंप हैंडल। बकेट हैंडल में आपके पास जो है वो बकेट हैंडल का आपने याद रखना कि जो ट्रांसवर्स डायमीटर है वो बढ़ जाता है। और जो पंप हैंडल है उसके अंदर आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये चीज़ थी जो आपको बतानी थी। उसके बाद अब हम डिस्कस करते हैं पुल्मोनरी कैपेसिटीज़ वॉल्यूम्स क्या होते हैं और किस तरह उनको आप मेजर कर सकते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं पुल्मोनरी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम को, ठीक है। यहाँ हमने जो लिखा है वो है प्रेशर और वाई एक्सिस पे जो है वो हमने टाइम लिया, ठीक है। ये बहुत इजी है, हम इसको समझते हैं क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले एक नॉर्मल ब्रीथिंग है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीथिंग सपोज ये लाइन में लगा लिए ऐसे, ठीक है। अब ये जो नॉर्मल ब्रीथिंग का टाइम है मतलब ये जो आपका एक नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन है इसको आप क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। नॉर्मल इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन को टाइडल वॉल्यूम कहते हैं आप, ठीक है। और ये जो टाइडल वॉल्यूम है ये कितना होता है इसकी वैल्यू हम जो है साथ साथ देखते जाएंगे। इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है टाइडल वॉल्यूम की कि ये होता है 500 मिलीलीटर्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो
रेजिड्यूअल, अब जो आपने टाइडल वॉल्यूम निकल गया, ठीक है। अब जो बाकी पीछे रह जाएगा, मतलब कि अगर आप यहाँ एक और लाइन लगा लें, तो अगर आप यहाँ तक लेके जाएं, ठीक है, तो ये जो आपका इतना वॉल्यूम है, आपने जितना निकाल दिया वॉल्यूम, मतलब कि इंस्पायर कर लिया जितना, ठीक है, उसके बाद से इतना जो वॉल्यूम है आपका, ये है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है 3000 मिलीलीटर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो आपका, इसके बाद देखें जो आपने निकाल दिया, एक्सपायर कर दिया, एक्सपायरेशन के बाद अगर आप फोर्सफुल एक्सपायरेशन करते हैं, ये फोर्सफुल इंस्पायरेशन थी और ये फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, मतलब एक्सपायर आपने नॉर्मल कर लिया, उसके बाद जो फोर्सफुल एक्सपायरेशन है उसको आपने नाम दिया एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सॉरी, एक गलती हो गई है कि ये थोड़ा सा नीचे ले जाते हैं, ठीक है। ये है आपका एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसको आप यहीं लिख लें, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब जो वॉल्यूम पीछे बाकी रह जाएगा, ठीक है, जब आपने फोर्सफुल एक्सपायरेशन कर लिया है, इसको आप क्या कहेंगे, रेजिड्यूअल वॉल्यूम के, ठीक हो गया। ये भी आपकी डिस्कस होगी चीज़। अब जो आपने याद रखना है वो ये है कि आपका जो ये रेजिड्यूअल एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेजिड्यूअल वॉल्यूम, इन दोनों को आप मिलाकर क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, या आप सीधे वर्ड्स में आप इसको ऐसे कहें कि जो आपका जब आपने नॉर्मल एक्सपायरेशन कर ली उसके बाद जितना रह गया वॉल्यूम अंदर, उसको आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी कहते हैं। तो जो रेजिडुअल वॉल्यूम है पहले उसकी अमाउंट आपको पता होनी चाहिए, ये है 1200 मिलीलीटर, और जो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है वो है 1100 मिलीलीटर। तो इन दोनों को ऐड कर दें, कितना हुआ, 2300 मिलीलीटर आपकी ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो पूरा इंस्पायरेशन और ये जो आपकी टाइडल वॉल्यूम है, इसको मिला के टाइडल वॉल्यूम, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, और साथ आपने जो है किसको मिलाया, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, और साथ आपने जो है वो एक्सपायरेटरी को भी मिला लेना, रिजर्व वॉल्यूम। इस तीनों को मिला के आपने वाइटल कैपेसिटी करा दी, वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। अब इस वाइटल कैपेसिटी की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि जो वाइटल कैपेसिटी है ये है 4600 मिलीलीटर, आप काउंट भी कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब ये वाइटल कैपेसिटी आपकी हो गई। उसके बाद जो आपने याद रखना है वो ये है कि अब आपका ये जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी भी होगी, अब आपका जो लास्ट रह गया वो ये है टोटल लंग कैपेसिटी। जो टोटल लंग कैपेसिटी है वो कितनी होती है, तो टोटल लंग कैपेसिटी क्या है कि जितना आपने वाइटल कैपेसिटी, ठीक है, और साथ ये जो आपके फंक्शन जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, इन दोनों को प्लस कर दें आप। यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको ब्लैक से लिख देता हूँ, रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, और साथ आपने वाइटल कैपेसिटी को प्लस कर देना। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना था, 1200, और ये वाइटल कैपेसिटी कितनी है, 4600 है, कितना हुआ, 5800 मिलीलीटर, ठीक है। ये आपने याद रखना हो गया होगा, होप सो आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं जो आपको समझने की ज़रूरत है, तो आपको कुछ कैलकुलेशंस भी सिखाएंगे। ओके, अब हम देखते हैं स्पायरोमीट्री, स्पायरोग्राम और स्पायरोग्राफ क्या होता है। स्पायरोमीट्री जो है ये वो प्रोसेस होता है जिसके ज़रिए आप फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटीज़ को मेजर कर सकते हैं, जो आपकी फंक्शन कैपेसिटीज़ हैं, पुलमनरी कैपेसिटीज़ और वॉल्यूम को मेजर कर सकते हैं। स्पायरोग्राम क्या है कि वो जो आप जो वो इस्तेमाल करते हैं अपरेटस, जिसके ज़रिए आप ये पुलमनरी कैपेसिटीज़ वगैरह जो हैं और वॉल्यूम्स उनको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद जो स्पायरोग्राफ है, स्पायरोग्राफ आपने याद रखना है, वो ग्राफ जो आप प्लॉट करते हैं, जो हमने पहले भी देख लिया, वो ग्राफ जो है इसको आप स्पायरोग्राफ कहते हैं, ठीक है।
अब आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप मेजर करते हैं इन चीज़ों को। कुछ वैल्यूज़ हैं, आप ऐसे याद रखें। सबसे पहले हमने कहा था कि जो कैपेसिटीज़ हम डिस्कस करते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस कौन सा था आपके पास, रेजिडुअल वॉल्यूम, इन दोनों को प्लस करें तो आपके पास जो है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आ जाती है। उसके बाद आपके पास आया था वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी क्या थी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके अलावा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम, ये तीन थी। उसके बाद आपने याद रखना है जो तीसरे नंबर पर है लंग कैपेसिटी। जो लंग कैपेसिटी है वो आपने याद रखनी है कि टोटल लंग कैपेसिटी वो ये सब का मजमूआ है, या आप ऐसे याद रखना वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, इससे आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। और जो लास्ट नंबर पर आपके पास आती है इंस्पायरेशन कैपेसिटी, जो आप टाइडल वॉल्यूम और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को प्लस करके लेके आते हैं। इंस्पायरेशन कैपेसिटी ये जो है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को प्लस करने से आती है, तो ये चार आपने याद रखनी है, ठीक है। अब ये है कि आप सबको तो मेजर नहीं कर सकते, ये जो कैपेसिटीज़ हैं आपकी कुछ आप इनको मेजर नहीं कर सकते। जैसे आपके पास है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम और टोटल लंग कैपेसिटी। पहले तो देखिए ये जो रेजिडुअल वॉल्यूम है, रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो अंदर पड़ा हुआ है, आप डायरेक्टली जो स्पायरोग्राम यूज़ करके आप इसको मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी सांस के लंग्स के अंदर पड़ा हुआ है। जो आप बाहर एक्सहेल करते हैं वो सिर्फ आप मेजर कर सकते हैं, तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो अंदर है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। तो ये फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी हमने कहा कि रेजिडुअल वॉल्यूम के मिलने से बनती है, तो वो भी नहीं होगी। तो टोटल लंग कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम का भी जिक्र आएगा, तो वो भी नहीं होगी, ये सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम है, तो ये भी नहीं होगी, ठीक है। तो तीनों जो है वो नहीं मेजर कर सकते आप डायरेक्टली, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक मेथड इस्तेमाल करना पड़ता है जिसको आप हाइलम मेथड कहते हैं, इसको आप हाइलम डिल्यूशन मेथड कहते हैं, ठीक है। तो हम इस मेथड को अब डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब ये हाइलम डिल्यूशन मेथड जो है आप फंक्शनल जो ये कैपेसिटीज़ हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं करते उनको आप यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए। इसमें आप क्या करते हैं कि जो आपने वॉल्यूम जो आपके स्पायरोमीटर है, स्पायरोमीटर के अंदर आपने किसको ऐड करना है, हाइलम हीलियम को ऐड करना है, ठीक है। तो जो हीलियम है आपने इसको एयर के साथ मिक्स करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने पर्सन को जो है ना ब्रीथ करवाना एक बार नॉर्मल ब्रीथ करवाने के बाद आपने उसको जो है कहना है कि स्पायरोमीटर उसके मुंह के साथ लगाना है, ठीक है। और जो रिमेनिंग वॉल्यूम होगा आप एक्सपायरेशन के एंड के बाद जो है आपके पास जो अंदर रह जाएगा वो जैसे ही आपने एक्सपायर किया हमने कहा ना कि पूरी ब्रीथिंग एक बार हो जाए उसके बाद आपने ये मेथड शुरू करना है। तो एक्सपायरेशन एक बार हो गई तो उसके पीछे क्या रह जाएगा, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी रह जाएगी। इसको आप मेजर करने के लिए जो है वो जैसे ही बंदे के मुंह के साथ लगाएंगे तो उसके कहेंगे ब्रीथ करे, तो वो ब्रीथ करेगा, तो वो जो हीलियम है वो आपकी लंग्स की कैपेसिटी लंग्स की जो आपकी गैसेज है उनके साथ मिक्स हो जाएगी। मिक्स होने के बाद जो है आप वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ये जो फार्मूला ये यूज़ करेंगे, FRC इज़ इक्वल टू CI हीलियम और CF हीलियम -1 और ये है स्पायरोमीटर। अब ये क्या है, FRC फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, और ये जो है इनिशियल हीलियम की कंसंट्रेशन जो है स्पायरोमीटर के अंदर, और ये फाइनल कंसंट्रेशन है। उसके बाद जो है ये आपकी जो है ये इंस्पायरेटरी वॉल्यूम होता है स्पायरोमीटर, इनिशियल वॉल्यूम होता है स्पायरोमीटर का, ठीक है। अब आप इन सबको मेजर करते हैं, FRC तो आपको मिल जाएगी, FRC आप निकाल लेंगे तो इससे आप जो है वो रेजिडुअल वॉल्यूम को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने कहा FRC इज़ इक्वल टू एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम। तो रेजिडुअल वॉल्यूम निकालना तो इसको इधर ले आए, तो ये FRC माइनस ERV इज़ इक्वल टू RV हो जाएगा, ठीक है। और जो है आपने याद रखना है कि टोटल लंग कैपेसिटी भी आप मेजर कर सकते हैं। टोटल लंग कैपेसिटी कैसे करेंगे, हमने कहा कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और इंस्पायरेशन कैपेसिटी को प्लस करने के बाद अगर फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी आपको मिल गई है तो आप ये जो है TLC को भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये सारा मेथड भी समझ आ गया होगा जो हमने पहले सारे पढ़े, ब्रीथिंग रेट वगैरह
ये सारे हमने पढ़ लिए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।